नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों। मैं केमिस्ट्री वाला जोधपुर से चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था एटम, जिसमें हम लोगों ने क्वांटम नंबर, डी ब्रोगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ लिया था। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन भी पढ़ ली थी। आज हमारा बोर मॉडल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो मेन कंसेप्ट है, बोर मॉडल क्यों आया, किस लिए आया, क्या रिक्वायरमेंट थी, उसी पर सारी बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने लायक ये है कि आपको थोड़ा प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। प्रीवियस नॉलेज क्या कि रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, वो मैं आपको समझा दूं, उसके बाद अपन आगे करते हैं। रदरफोर्ड ये कहते बेटा कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली चक्कर लगाते, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूसली। अब एक बात बताइए, यदि मैं आपको कंटिन्यू पढ़ाता रहूं तो पढ़ाता रहूंगा, मैं गिर जाऊंगा ना। उसी प्रकार से ये थ्योरी, मतलब बेसिक कंसेप्ट से समझा रहा हूं, ये थ्योरी इसलिए फेल हो गई रदरफोर्ड की। तो फिर बोर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा क्या, ऐसे समझ लीजिए जैसे अपन लोग जब छोटे थे तो रस्सी पे पत्थर बांध के घुमाते हैं और गलती से कई बार रस्सी टूट के दूर हो जाती है। जब रस्सी टूट के दूर होती है तो वो बाहर जाती है, देखा होगा आपने, है ना। या घर पे बिलोना करते हैं गांव में या वॉशिंग मशीन में, तो वो कपड़े को जब घुमाते हैं, कपड़े वॉशिंग मशीन, तो दीवार की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक फोर्स काम करता है। कब? जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर कंटिन्यू क्या करता है, चक्कर लगाता है। फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, एक और फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन में तो कुछ अट्रैक्शन है नहीं, प्रोटॉन के लिए, तो ये होता है कूलाम अट्रैक्शन फोर्स। तो टोटल दो फोर्स काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के चलने से बाहर ना चला जाए और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फील कर रहा है। समझ रहे हो, अट्रैक्शन। तो यहां पर एक बाहर की ओर फोर्स लग रहा है और एक अंदर की ओर लग रहा है। रदरफोर्ड ये नहीं समझा पाए। बोर ये कह रहे हैं कि सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू ईच अदर। ये जो दोनों फोर्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ना तो अंदर आते हैं और ना इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं जब वो उसमें मूव कर रहे होते हैं। तो पहली इनकी हाइपोथेसिस है बोर की, अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स ऑर्बिट। सुन रहे हो, फिक्स ऑर्बिट। फिक्स ऑर्बिट में ये क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। दूसरा ये कहते हैं ड्यूरिंग दिस मोशन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, जेड भी लगेगा, फोर्स जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। क्या मतलब है गुरुजी? यानी कि आपका जो सेंट्रीपिटल है और आपका सेंट्रीफ्यूगल है, ये दोनों फोर्स होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोज लगते हैं। जैसे ये इधर लग रहा है, वो उधर लग रहा है, तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा। यानी कि सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दो हाइपोथेसिस समझ में आ गई? ठीक है, हाइपोथेसिस 1 लिख देता हूं मैं यहां पर। 1 क्या थी कि ये फिक्स ऑर्बिट में चक्कर करते हैं। दूसरी हाइपोथेसिस ये है कि इनका सेंट्रीपिटल फोर्स और क्यू स्क्वायर कर लीजिए या ई स्क्वायर कर लीजिए, ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, तीसरी इन्होंने फिक्स कर दी थी। इनको पता नहीं सपना आया, भगवान जाने, इन्होंने अपना डेरिवेशन किया या कैसे भी किया।
प्रूफ तो नहीं कर पाए क्योंकि आपको याद होगा डी ब्रोगली ने इनको प्रूफ किया था। तो इन्होंने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। किसी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है जब ये यहां पर घूम रहा है तो ये हमेशा किसके इक्वल आ रहा है, NH अपॉन 2 पाई के। यहां पर सवाल बनते हैं, नीट में भी बनते हैं, जेई मेंस में भी बनते हैं। क्या सवाल बनता है? सवाल ये होता है कि 4th ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम बताओ, 6th ऑर्बिटल का बताओ या 5th ऑर्बिटल का बताओ। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया आपका एंगुलर मोमेंटम। अब चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप खुद जानते हैं, मैं खुद बताना चाहता हूं आपको एक चीज कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो किससे चल रहा होगा, साइकिल पे या पैदल चल रहा होगा। साइकिल देखी होगी आप लोगों ने, ये ऐसे ही है, इसमें साइकिल पे चल रहा है, टिक 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 टिक। अब उसके पास पैसे आ गए, कमाया, बिजनेस हुआ, अब उसने कार खरीद ली, और ज्यादा पैसे आए, हवाई जहाज में घूमने लग गया। यानी कि किसी के पास यदि पैसे आ जाते हैं तो उसका स्तर क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। और कई लोगों को अपन ने देखा है ज्यादा पैसे होते हैं फिर खत्म हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं करते पैसों को उड़ाने में या ठीक से नहीं उड़ा पाते, क्या कहते हैं उसको, अव्यवहारिक रूप से खर्चा करते हैं, तो उनका स्तर क्या हो जाता है, फिर नीचे आ जाता है। इस बात को समझ रहे हो? एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जाता है और हायर से कहां पर आता है, लोअर आता है। ठीक है सर, यानी कि जो टोटल एनर्जी गैप है वो E2 माइनस E1 दिया जाएगा। ये भाई साहब की मेन हाइपोथेसिस है, बोर प्रिंसिपल की ये मेन हाइपोथेसिस है। क्या क्या हाइपोथेसिस है? हाइपोथेसिस 1 है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कंटिन्यू क्या करता है, चक्कर लगाता है। एक बात, कंटिन्यू का मतलब फिक्स पाथ में चक्कर लगाता है, एक बात। दूसरा, इनका सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है, दूसरी बात। तीसरा, इनका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, इस पे सवाल बनेगा। चौथी बात, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जाते हैं और हायर ऑर्बिटल से कहां पर आते हैं, लोअर ऑर्बिटल में आते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन मेन 4 थ्योरीज है, इनको आप एक बार नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें। ठीक, अब आगे सवाल इन पे बनेगा, अभी थोड़ी देर में अपन देखते हैं। सवाल ये नहीं था, सवाल कुछ और था। सवाल क्या था, बोर ने 2 कंसेप्ट को समझाने के लिए आए थे। बोर क्या करने के लिए आए थे, 2 कंसेप्ट को समझाने के लिए। पहला कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यू चक्कर तो लगा रहा है लेकिन फिक्स ऑर्बिट में लगा रहा है। तो रदरफोर्ड की एक समस्या जो थी वो तो क्या हो गई, ठीक हो गई। क्या ठीक हो गई कि भैया ये कभी भी न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होता है। जो जेईई मेंस और नीट की तैयारी कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे, 2 इफेक्ट होते हैं, एक होता है स्ट्रोक इफेक्ट और एक होता है जीमान इफेक्ट। एक तो होता है स्ट्रोक इफेक्ट और एक होता है जीमान इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट भी रदरफोर्ड और उनसे प्रीवियस जो मॉडल एटम्स थे उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। क्या नहीं किया? एक जीमान इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं किया और एक स्ट्रोक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं किया। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे भी है, ठीक है सर। अब मान लो बाय डिफॉल्ट हमने कई बार देखा करंट आ जाता है किसी व्यक्ति के, तो करंट आ जाता है तो उसके बाल क्या हो गए, ऐसे हो गए, इरेक्ट हो जाते। तो इनके बाल ऐसे जमे हुए थे, ये क्या हो गए, लाइनों में क्लासिफाई हो गए ना, लाइंस बन गई। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट, ये एन है और ये एस है, मैग्नेटिक फील्ड है, बड़े बड़े मैग्नेटिक फील्ड। इसमें भी इनको रखा तो भी इनके बाल क्या हो जाते हैं, से खड़े हो जाते हैं।
यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में एटम जो होते हैं वो लाइन शो करते हैं, ग्रुप ऑफ लाइन शो करते हैं। इन लाइंस को इन लोगों को मतलब इन्होंने नहीं समझाया। किन्ने नहीं समझाया? रदरफोर्ड ने या थॉमसन मॉडल ने। इन्होंने ग्रुप ऑफ लाइंस, ऐसी लाइंस बन रही थी, ये नहीं समझा पाए। दो मेन चीजें थी। पहली मेन चीज कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसे रहेगा, दूसरी मेन चीज ये लाइंस नहीं समझा पाए। तो पहले तो मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि एटम का स्पेक्ट्रम आता है तो वो होगा स्ट्रोक इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड में यदि लाइन आती है तो वो होगा आपका जीमान इफेक्ट। एक स्ट्रोक इफेक्ट और एक जीमान इफेक्ट। ये बात हमारे बोर एक्सप्लेन करने के लिए आ रहे हैं। अब बोर क्या कह रहे हैं सुनना। बोर कहते हैं कि पहले आदमी क्या था? गरीब था। आदमी क्या था? गरीब था। गरीब था सर। ये लो यहां पर पैसे आए, ऊपर चला गया, हो सकता है यहां तक ही जाए, हो सकता है यहां तक जाए, यहां तक जाए। थोड़ा कम करना इसको, हो सकता है वो यहां तक जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से एटम ने अलग अलग लेवल को पार किया, एटम के इलेक्ट्रॉन ने। तो क्या बनी? लाइंस बनी ना। अब हो सकता है यहां से यहां जाए, यहां से यहां जाए, यहां से यहां जाए, यहां से यहां जाए। हो सकता है वो यहां से यहां आ जाए, पैसे चले गए, खत्म हो गए, यहां से यहां आ जाए, यहां से यहां, यहां से यहां आ जाए, यहां से यहां आ जाए, और या फिर वही स्पेक्ट्रम। तो कुल मिला के बात ये हो रही है कि जब एनर्जी लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लो लेवल की ओर आता है, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो लो लेवल से अपर जाता है। जब ये जाता है तो डी ब्रोगली ने तो अभी कह दिया था आपको कि ये वेव फॉर्म चलाते हैं, लेकिन बोर को पता नहीं था। लेकिन बोर ने इसको वेव फॉर्म में मानकर ये कह दिया कि इनके साथ जब आएगा तो इनके साथ क्या होगी? वेवलेंथ होगी, और इस वेवलेंथ की वजह से हमें क्या मिल रहे हैं? अलग अलग स्पेक्ट्रम। तो इसके स्पेक्ट्रम की कहानी मैं थोड़ी देर में अलग से एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी आपके सामने तीन कहानी समझा रहा हूं। कहानी पहली, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए थे, वो इन्होंने समझा दिया कि सर mv² r बराबर z के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल होता है। दूसरा mvr इजगल टू nh अपॉन 2 होता है। तीसरा डेल्टा E इजगल टू E2 माइनस E1 होता है। और ये फिक्स पाथ में मूवमेंट करते हैं, और वो पाथ क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट किसने कहा था? ऑर्बिटल नहीं कह रहा हूं, ऑर्बिट कह रहा हूं, ये इन्होंने कहा। एक स्ट्रोक इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जाएगा या हायर से लोअर आएगा, तो ऐसे लाइंस आएगी। इन लाइंस को इन लोगों ने कह दिया कि ये स्ट्रोक इफेक्ट और जीमान इफेक्ट इसकी वजह से होता है। ये मोटी मोटी बात थी बोर की हाइपोथेसिस। अभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब आपको इसमें और अच्छे से समझ में आएगा। अब नीट वाला ऐसे 11वीं की तरह वो सब्जेक्टिव तो लेगा नहीं, आपसे सीधा पूछेगा बोर रेडियस बताइए, बोर वेलोसिटी बताइए, बोर एनर्जी बताइए। तीन मेन फॉर्मूला है। 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड, एक 2.1 इंटू 10⁸ z अपॉन n, दो, और -13.6 बोलिए z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, और आई थिंक ये एंगस्ट्रॉम में। तो कुल मिला के ये तीन फॉर्मूले आपको आने चाहिए। सवाल हल्के से हल्का पूछेगा या टफ से टफ पूछेगा, यहीं से निकलेगा, इसके आगे से सवाल नहीं जाएगा। बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं। अभी आपने जेईई मेंस का सेशन देखा होगा, इतने हल्के सवाल पूछे फिर भी बच्चे नहीं कर पाए। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इन तीन फॉर्मूलों को ध्यान रखें और फॉर्मूले बना लें। R1 अपॉन R2 इजकल टू क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, यदि Z इक्वल है, और Z भी साथ में चलेगा तो Z2 अपॉन Z1। अच्छा, वेलोसिटी के फॉर्मूले क्या बनेगा बेटा? V1 V2 बराबर क्या हो जाएगा? Z1
Z2 N2 अपॉन N1, ये फॉर्मूला तो सही है, ठीक है। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एनर्जी का Z1 Z2, लेकिन ये नेगेटिव में रहेगा। पानी पी लेता हूं। इस प्रकार से ये दो चीजें आपके सेट हो गई, क्लियर। हाँ सर। अब सवाल क्या बनेगा, सवाल ये बनेगा बेटा कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिटल की एनर्जी बताओ। तो हाइड्रोजन का क्या करोगे आप, Z² अपॉन N² करोगे। तो फर्स्ट की क्या आएगी दादा, -13.6, ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये आएगी -13.6। सेकंड की बताओ, थर्ड की बताओ। अब आप पढ़े लिखे बच्चे हो, जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव सवाल तैयारी करवाऊंगा तब आपको ये सारी चीजें आगे न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि अभी मेरा जो मेन मोटो है वो आपको एक बार सिलेबस को रिवाइज करवाना, जिससे कि आप लोग जो कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं वो इस टॉपिक को पढ़कर जल्दी से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, ठीक है। अब मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूं। टॉपिक का नाम है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम किसने समझाया था, या स्पेक्ट्रम को आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी की वजह से यदि लाइनें बन जाएं तो लाइनें ही स्पेक्ट्रम है। ग्रुप ऑफ लाइंस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। यदि लाइन मेरी वजह से बने तो मुश्ताक स्पेक्ट्रम, यदि लाइन लाइट की वजह से बने लाइट स्पेक्ट्रम, एटम की वजह से बने एटम स्पेक्ट्रम, किसी की भी वजह से बने, एब्जॉर्प्शन की वजह से बने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन की वजह से बने एमिशन स्पेक्ट्रम, कुर्सी की वजह से बने कुर्सी स्पेक्ट्रम, ये बायोलॉजी की वजह से बने बायोलॉजी स्पेक्ट्रम, मैथमेटिक्स की तरफ से बने तो मैथमेटिक्स स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इज ग्रुप ऑफ लाइंस। आपसे कोई पूछे क्लास क्या होती है, क्लास जिसमें टीचर हो स्टूडेंट्स हो तो वो क्लास होती है। उसी प्रकार से स्पेक्ट्रम जो है वो ग्रुप ऑफ लाइंस होती है। ग्रुप ऑफ लाइंस लाइट की वजह से आएगा तो लाइट स्पेक्ट्रम, एटम की वजह से आएगा तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एनर्जी रिलीज करने की वजह से आएगा तो एमिशन स्पेक्ट्रम, एनर्जी एब्जॉर्प्शन करने की वजह से आएगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब आप देखना बेटा, n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट। मैं जो चीजें लिख रहा हूं इन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यदि आपने एक बार इनको समझ लिया तो फिर कहानी सही है, फिर कहानी में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। क्या, फिर कहानी में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। अच्छा, क्या हो रहा भाई, चलो फिर कहानी में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। अच्छा ये बड़ा कम हो रहा है, छोड़िए कोई बात, ठीक। क्या दिक्कत आएगी नहीं, देखते हैं। एक होता है N1 और एक होता है N2, और इधर क्या करते हैं बेटा, हम उनके नाम लिख देते हैं। इसमें जो लाइनें बनेगी ना उनके बोर ने हमें नाम दिए थे। एक का नाम दिया था लाइमन, एक का नाम दिया था बाल्मर, एक का नाम दिया था पाश्चन, एक का नाम दिया था ब्रेकेट, एक का नाम दिया था प्रिफंड, और इसके बाद वाली जो होती थी वो हेम्फ्री होती थी। 1 2 3 4 5, 2 से इनफाइनाइट, 3 से इनफाइनाइट, 4 से इनफाइनाइट, 5 से इनफाइनाइट, 6 से इनफाइनाइट। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना, लाइमन में कहां से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो सेकंड ऑर्बिटल से फर्स्ट तक, थर्ड से फर्स्ट तक, फोर्थ से फर्स्ट तक, ये लाइमन। बाल्मर सेकंड में आएगा, पाश्चन, ब्रेकेट, प्रिफंड। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इनफाइनाइट से यहां आ रहा है, यहां 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 से आ रहा है। इसको थोड़ा सही बनाते हैं, एक्चुअली क्या अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ओहो, देखो भैया, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रेकेट, प्रिफंड, ये नाम आपको आ जाने चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, अब क्या नया बना दिया था, वही है, कोई बात नहीं। लाइमन और ये बाल्मर और ये
बाकी वाली फिर आप बनाते रहना घर पे ही, आप आराम से। मेरे कहने का मतलब समझना, ये लाइमन है, ये बाल्मर है, ये पाश्चियन है, और ये आगे वाली जो है प्रिफर्ड है, ब्रैकेट है, और फिर क्या हो गई, प्रिफर्ड हो गई। सवाल क्या पूछेगा, सवाल सीधा सीधा ये पूछेगा कि पहली में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है, फिफ्थ में आ रहा है। तो ये आपको एक सवाल बनेगा। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे अच्छा सवाल बन रहा है इनके स्पेक्ट्रम का, कि ये कहां पे होती है। तो आप लोग सब बच्चे जानते हो, आप सब जानते हो कि ये तो होती है लाइट स्पेक्ट्रम में। किसमें, लाइट में। 200% गारंटी ले रहा हूं, ये सवाल आ रहा है लाइट में। और इसके बाद वाली जो है वो है आपकी, पीछे वाली जो लाइट मतलब है वो है IR में, इंफ्रारेड में, और ये जो है वो है UV में। सवाल पूछेगा विच सीरीज नॉट प्रेजेंट इन UV, तो पीछे की सारी। विच सीरीज प्रेजेंट इन IR, ये आगे की। विच सीरीज प्रेजेंट इन लाइट, बाल्मर। इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, लाइमन, पाश्चियन, ब्राह्मर, प्रिफर्ड, ये सब करनी है। क्लियर। अब आपके इसकी एक सवाल आता है फ्रीक्वेंसी का, 1 लैम्ब्डा RH Z स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर 1/N2 का स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा सीख लो, एक बात। दूसरा, किसकी एनर्जी ज्यादा है। तीसरा, किसका लैम्ब्डा ज्यादा है। मैं एक बार फिर बनाता हूं आपके ये N1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। समझने की कोशिश करना है ना भैया, तन में समझ बेटा। क्या कह रहे हैं अपन कुछ चीज कह रहे हैं जो एनर्जी गैप को डिफाइन कर रहा है। तो ये एनर्जी है, तो जितनी ज्यादा कम एनर्जी होगी या लैम्ब्डा कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी कम होगी तो लैम्ब्डा ज्यादा होगा। यहां एनर्जी कम है तो 2 से 1 में जब जाएगा, N1 बराबर 1 और N2 बराबर 2, तो इसका लैम्ब्डा मैक्स होगा, MX मैक्स। और यदि यही चीज N1 बराबर 1 और N2 बराबर इनफाइनाइट आए तो यहाँ पे लैम्ब्डा मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम है। सवाल यही पूछ रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ का रेशियो बताओ। बाल्मर की सेकंड, लाइमन की फर्स्ट के मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो बताओ। जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई उसने पूरा एटम समझ लिया। वापस समझा रहा हूं एक बात, कि यदि आप इनफाइनाइट से ट्रेवल करके नीचे आ रहे हो तो ये एनर्जी गैप है। जब ये एनर्जी गैप है तो एनर्जी ज्यादा तो लैम्ब्डा ज्यादा कम, और जब एनर्जी कम तो सर लैम्ब्डा ज्यादा। यदि आपने ये बात सीख ली तो वेल एंड गुड है, नहीं सीखी तो और वेल एंड गुड है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। RH की फॉर्म में सवाल आते हैं, और मैं आपको एक बार और आगे की स्लाइड में लेकर फाइनली बता देता हूँ, फिर वीडियो समाप्त करते हैं। और अब इसके बाद एक हाइजेनबर्ग की श्रोडिंगर इक्वेशन रहेगी, और उसी के साथ अपन PYQ करके एटम को खत्म करते हैं। हाँ ठीक है। क्या लाइमन लाइमन का क्या है, मैक्सिमम लैम्ब्डा और मिनिमम लैम्ब्डा। मैक्सिमम लैम्ब्डा क्या होगा, N1 बराबर 1 और N2 बराबर 2, तो एनर्जी गैप कम, लैम्ब्डा ज्यादा। मिनिमम क्या हो जाएगा, N1 बराबर 1, N2 बराबर इनफाइनाइट, एनर्जी ज्यादा, लैम्ब्डा कम। ऐसा कैसा आपको बाल्मर के लिए लिखना है, ऐसा कैसा आपको पाश्चियन, ब्रैकेट, प्रिफर्ड के लिए लिखना। अच्छा, एक चीज सीखना, कहता है तीसरी और दूसरी का रेशियो बताओ, पहली और पांचवी का बताओ। तो समझना, लाइमन की पहली जो है वो ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। इनफाइनाइट से जो आ रही है वो पहली नहीं है। कब तक गिनोगे बताओ, इनफाइनाइट के बाद का नंबर कितना है तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है ना मुझे पता है, इसलिए लाइन होगी
इस प्रकार से आपको मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने हैं। फॉर्मूले बता दिए, रेशो बता दिए, लैम्बडा इजकल टू एच अपॉन एम वी बता दिया, ई इजकल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर बता दिया, वैल्यू आर बता दी, वेलोसिटी बता दी, ये सारी चीजें कर ली। इस प्रकार से मैं अब इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करके एनसीईआरटी पढ़ा देता हूँ आपको। यदि आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, थोड़ा सा आप अपने इसको घर पे भी पढ़ने की कोशिश करो, और यदि आप घर पे पढ़ लेते हो और कोई डाउट आता है तो अपन इसको फिर और देखेंगे। या इसको यहां से शुरू करते हैं जी, हो सकता है आपको दिखे कि नहीं दिखे। ये देखो, ठीक है, एक एक पेज अपन शुरू करते हैं, आपको दिखना चाहिए। एक बार देख लेता हूं मैं। हाँ गुड, बहुत अच्छा दिखा। तो इस प्रकार से आपको ये चीज लिखनी है, डिस्कवरी ऑफ द एटम पार्टिकल्स। सवाल पूछ ले तो पूछ ले, अभी तक तो एक बार पूछा था शायद कि किसने किसको डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैथोड रेज। ये चीज आप ध्यान रखना। देखो बेटा, ये जो एक्सपेरिमेंट था ना, द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड टू एनोड। ये जो इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई थी तो वो कैथोड रेज के बारे में बात की थी। तो यहां से शायद वो क्या पूछ सकता है, अपने सवाल पूछ सकता है। मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं, लाइन करते हैं, देखिए हो जाती है तो ठीक है, नहीं हो रही, चलिए छोड़िए, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे लाइन हो जाएगी, ये हो गया। दूसरा, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड द रेज ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। यदि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो रेज जो होगी वो क्या होगी, सीधी चली जाएगी। ये हो जाएगा। ये आपके फिजिक्स में भी एक है एक्सपेरिमेंट, चार्ज मास मतलब चार्ज टू मास रेशियो टू इलेक्ट्रॉन। ये मुलिकन ने आपको एक्सप्लेन किया था, E/m फिजिक्स में है। ये वैल्यू भी आपके डायरेक्ट याद रखना, 1.75 हो सकता है सवाल बन जाए। ये वाला, ये बात उसके लिए चल रही थी कि कैथोड जैसी ये सीधा जाएगा। बी पोजीशन तब होगी जब आपका क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एब्सेंट हो। ये ऊपर जाएगा या फिर ये नीचे जाएगा, नीचे मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस प्रकार से ये सवाल पूछ सकता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज बोलो भैया, न्यूट्रॉन की किसने की थी? प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्मिथ ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, नहीं। और इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी। ये मुलिकन एक्सपेरिमेंट है। एटॉमिक मॉडल अलग अलग है, थॉमसन मॉडल वगैरह। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज है, कोई नहीं पूछता है। थॉमसन मॉडल ये रहा। अच्छा, प्लम्बिंग है, ये जो बीच में है ये इलेक्ट्रॉन्स है। प्लम पुडिंग, ये मिठाई होती है, मोतीचूर का लड्डू। मोतीचूर का लड्डू खाया नहीं आपने, वो है। इसमें फिर ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। यहाँ से सवाल पूछ सकता है वो कि रदरफोर्ड का जो कंक्लूजन है वो क्या है। तो यहाँ इस पर रोक के आप एक बार पढ़ना इसको कि सर ये कंक्लूजन क्या कह रहा है। ज्यादा कुछ नहीं है। आइसोटॉप्स और आइसोबार। आइसोटॉप्स क्या होते हैं आपको पता ही है, जैसे भैया कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये एक दूसरे के क्या है, आइसोटॉप्स हैं। और कई बार पोटेशियम और आर्गन को एटॉमिक मास जब इनका बराबर ले लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आइसोबार हो जाते हैं। ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम आइसोटॉप्स हैं। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये पूछे तो शायद पूछ ले, नहीं पूछेगा। चलो आगे लीजिए, आगे लीजिए। रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक से आपको बताया था कि वो घूमता ही रहेगा, जब घूमता रहेगा तो फिर कैसे काम होगा। अब बोर मॉडल आ रहा है। बोर मॉडल से पहले ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी नेचर है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। ये सवाल पक्का पूछेगा, फिजिक्स में तो पूछता है, आपके यहाँ पे भी पूछेगा कि the oscillating the electric field and magnetic field product the oscillation of the charge particle are perpendicular to each other and both are perpendicular to direction of the propagation of the wave simplified picture of वो जो फिल्म थी उसमें जैसे साउंड की वेव चलती है वैसा ही कुछ है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है इनका, आपको बताया था कि जब चलेगा तो ये स्पेक्ट्रम है, प्लीज ये ध्यान रखें। ये आ सकता है इसकी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर या वेवलेंथ का ऑर्डर, फॉर्मूले हैं आपको आते हैं नॉर्मल, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। प्लांक थ्योरी भी फिजिक्स की है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, चलेगा नहीं, ये हो जाएगा प्लांक थ्योरी। ये पूछ सकता है, देखो यहाँ पे टेम्परेचर T2 जो है वो ज्यादा है और T1 जो टेम्परेचर वो क्या है, कम है। बच्चा उल्टा नहीं कर देगा आगे जाने पे टेम्परेचर बढ़ गया है, तो ये ग्राफ भी पूछा हुआ है। ये सर आगे मैक्स प्लांक, इन्होंने वेव फॉर्म दिया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता ही है कि इन्होंने आइंस्टीन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वगैरह ये सब आपको फिजिक्स में आप सीख लेना, वहां नहीं सीखते हो तो एक बार इसको और पढ़ा देंगे। डुअल नेचर मैंने पढ़ा दिया आपको, डुअल नेचर हो गया था सर। आगे चलो एविडेंस फॉर द इलेक्ट्रॉन क्वांटा फॉर्म में होता है ये, इसी को ही ये डी ब्रोगली स्पेक्ट्रम जो है ये इसी पर बेस्ड है। ये देखो क्या लिखा, एलिमेंट लाइक रुबिडियम, सीजियम, थेलियम, इंडिनियम, गैलियम एंड स्कैंडियम वर डिस्कवर्ड एट द मिनरल्स वर एनालाइज्ड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेटर। इन एलिमेंट को स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से क्या करा आप लोगों ने, डिस्कवर किया था। तो कई बार क्वेश्चन इसका बन जाता है, लाइन स्पेक्ट्रम वगैरह ये आ जाएगा, ये स्पेक्ट्रम बता दे रहा, ग्रुप ऑफ लाइंस स्पेक्ट्रम हो जाएगा। ये आई बात काम की बात है। लाइमन, बाल्मर, पाइशन, ब्रैकेट और प्रिफन, बताओ अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, यानी कि यूवी लाइट जो होती है वो लाइमन होती है और ये बाल्मर, ये पाइशन, ब्रैकेट और प्रिफन, ठीक है। ये बन जाएगा रेड, ये वो सब हो जाएगा, ये चीज आपको आ जाएगी, ये हो जाएगा, ये आप कर लो, ये कर लो, ये एनर्जी। हाँ, ये हाइजेनबर्ग अपना बोर एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया, बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का बोर मॉडल में आपने सर ने बताया, इन्होंने पहला क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन बी मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी, दैट पार्ट इज कॉल्ड ऑर्बिट। मैंने कहा था ऑर्बिट है, सब अपन ने यहीं से पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी सब कुछ है, भगवान है, सवाल यहीं से आने हैं। एनर्जी हो जाएगा, ये हो जाएगा mvr इक्वल टू NH/2π। नीट के लिए आप लोग इसको थोड़ा फॉलो करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये आर स्क्वायर है, ये अपन ने वैल्यू करी थी, ये पिकोमीटर में है, ठीक है। ये सब हो जाएगा आपके, ये वैल्यूज हो जाएगी, एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार से ये आप सब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको कंप्लीट समझे हम लोग, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। तो मेन जो फॉर्मूले हैं वो मोटा मोटा हमें देखा जाए तो लास्ट एक स्लाइड में मैं बना देता हूँ आपके फॉर्मूले जो हैं वो क्या क्या फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर 1, mvr इक्वल टू NH/2π। फॉर्मूला नंबर 2, रेडियस का 0.529 n²/z। तीसरा वेलोसिटी का 2.18 इंटू अप्रोक्स है ना 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। एनर्जी का -13.6, इसके साथ भी हो z इंटू एन और z²/n², 1/λ RH z², 1/n1² - 1/n2। इस प्रकार से ये वैल्यूज चलेगी, ठीक है। आप लोग फॉर्मूले करेंगे, सवाल करेंगे, आप सवाल लगा लो, यदि कोई डाउट आते हैं तो आप पूछ सकते हो सीधा, ठीक। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।